नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां की विधानसभा में यूसीसी बिल, समान नागरिक संहिता बिल पेश कर दिया गया है और उम्मीद है कि कल बहुमत के साथ ये बिल पास हो जाएगा और इसी के साथ उत्तराखंड इतिहास में दर्ज हो जाएगा एक समान नागरिक संहिता के बिल की अगुवाई करने के नाम पर। उत्तराखंड का बिल पेश होने के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर एक पोस्ट करके कहा कि उचित समय पर उत्तर प्रदेश में भी यूसीसी बिल लाया जाएगा। यूसीसी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार मार चल रही है। मार मतलब वार पलटवार। और पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने असम के दौरे पर जब वो थे और बंगाल में थे तो उन्होंने साफ कर दिया था कि यूसीसी पूरे भारत में लागू होगा और ये खबरें भी आई थी कि 15 फरवरी तक इसे ज़्यादातर राज्य अपने अपने बिल लेकर आ जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। महाराष्ट्र में बिल इसे लागू करने की मांग आई, बहुत सारे तरीके से इसको लागू करने की बात हो रही, हिमाचल में भी लागू करने की मांग हो रही है। लेकिन चूंकि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ तो ऐसा लग रहा है कि ये 15 फरवरी तक वो राज्य सरकारें इसे लेकर आ सकती हैं। अब इस बिल को लेकर हल्ला गुल्ला क्यों है? वो कह रहे हैं कि भाई जो नागरिक है उनको समान अधिकार होने चाहिए, जबकि अल्पसंख्यकों और ख़ास तौर पर मुसलमान पर्सनल लॉ से चलते हैं। उनके अब पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसके कानून है, तलाक का सिस्टम है। हालांकि 3 तलाक ख़त्म होने के बाद काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, लेकिन वो कह रहे हैं भाई हम जो हमारा कानून है पर्सनल लॉ है, शरिया कानून है, उसके तहत हम चलेंगे। और बीजेपी का एक तरीके से चुनावी घोषणा पत्र भी कहिए या उसका एक सीधे सीधे उसके एजेंडे में है कि एक निशान, एक संविधान और एक प्रधान। तो इसी तरीके से जैसे जम्मू कश्मीर में 370 खत्म की, अब वो यूसीसी लेकर आ रहे हैं और विपक्ष अब कहने ही लगा है कि भाई ये आखिरी चुनाव है। तो अलग तरीके से पूरा सिस्टम एक तैयार किया जा रहा है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। और विपक्ष कह रहा है कि इसमें राजनीति है, राजनीति की जा रही है। बीजेपी की सरकारें और जो उसका शीर्ष नेतृत्व है राजनीति कर रहा है। इसमें आदिवासियों को नहीं शामिल किया गया है, उनके भी रीति रिवाज अलग अलग हैं, उनके भी अपने नियम कायदे हैं। जो समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद वो नियम कायदे नहीं चल पाएंगे, वो आड़े आएंगे। तो जो आदिवासी हैं, वनवासी हैं, एसटी हैं, उनको क्यों छोड़ दिया गया? क्या वो चुनावी रूप से बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए इसलिए छोड़ दिया गया, या केवल ऐसा दिखना चाहिए कि ये जो कानून है ये मुसलमानों के लिए मुफीद नहीं है, मुसलमानों का विरोधी है? क्या ये दिखाने की मंशा है इस बिल में, या फिर वास्तव में सभी नागरिकों को एक समान नागरिक संहिता के तहत बांधने की कोशिश है? जो एक अच्छी बात भी है कि भाई सारे समान, पूरा देश जो है वो एक समान नागरिक संहिता से गवर्न हो। मंशा क्या है? विपक्ष कह रहा है कि इसमें जो परिस्थितियां सुधारने के बजाय मंशा राजनीतिक है और वर्ग विशेष को टॉर्चर करने की है। विपक्ष इसको लेकर कर रहा है। तमाम मुस्लिम संगठन, मौलाना आलिम भी इसको लेकर, और ख़ास तौर पर AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है वो ज़्यादा मुखर नज़र आ रही है। बाकी जो दल हैं वो गाहे बगाहे इसको एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे विपक्ष के ही क्यों ना हो। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यूपी जहां 80 लोकसभा सीटें हैं, क्या लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में यूसीसी आ रहा है क्या,
ये बड़ा सवाल है। और यूपी को लेकर क्या राजनीतिक हल्ला गुल्ला मचने जा रहा है या दिख रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 24 की तैयारी और यूपी में भी यूसीसी की बारी। उत्तराखंड में यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है वो विधानसभा में रखी गई, वो कुल 780 पन्नों की है। इसमें करीब 2,33,000 लोगों ने अपने विचार दिए हैं। हालांकि विपक्ष और वहां की जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बुलाया ही नहीं है, वनवासियों को बुलाया नहीं, आदिवासियों को बुलाया नहीं, विपक्ष को बुलाया नहीं, कांग्रेस को बुलाया नहीं, बहुत सारी बातें कर रही है। पता नहीं किन लोगों से कमेटी ने बात कर ली। यूसीसी ड्राफ्ट में 400 से ज्यादा धाराएं हैं जो विधानसभा में रखा गया और विधानसभा में कल पास होने के बाद ये कानून बन जाएगा। तो अगर मोटे मोटे तौर पर इसे देखें तो विवाह का पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा। ये यूसीसी में प्रावधान है जिसकी सुविधा ग्राम सभा स्तर पर दी जाएगी। यानी विवाह का पंजीकरण कराने के लिए अब आपको कोर्ट कचहरी या जिला कचहरी नहीं जाने पड़ेगा, ग्राम सभा स्तर पर ही या यूं कहे कि शहरों में वार्ड स्तर पर ही ये सुविधा दे दी जाएगी। तो दिक्कत क्या है? जाति, धर्म या संप्रदाय कोई भी हो, तलाक पर एक समान कानून होगा। ये उत्तराखंड का जो ड्राफ्ट है उसकी बातें हम कर रहे हैं। यूपी कैसा लाता है या देश में कैसा लागू होता है वो अलग बात है, लेकिन उत्तराखंड को फिलहाल हम नज़ीर मानकर चलें तो ये मोटे तौर पर चीजें निकल कर आई हैं। तलाक पर एक समान कानून होगा, बहु विवाह पर रोक लगेगी, ये भी ठीक बात है। सभी धर्मों के बच्चों को गोद लेने का अधिकार होगा। यानी जो बच्चे हैं, अगर आप गोद लेना चाहते हैं, अगर मुस्लिम महिला या मुस्लिम दंपति किसी हिंदू के बच्चे को गोद लेना चाहता है तो ले सकता है। या जो तमाम तरीके की इस तरह की जो अड़चने हैं वो दूर होंगी। लेकिन दूसरे धर्म, हाँ, ये कहा जा रहा है कि दूसरे धर्म के बच्चों को, माफ कीजिएगा, इसमें आगे है कि दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकेगा। मतलब केवल अपने ही धर्म के बच्चों को आप गोद ले सकते हैं, कोई मुसलमान हिंदू या कोई हिंदू मुसलमान के बच्चे को गोद नहीं लेगा। ठीक बात है। हलाला और इद्दत प्रथा बंद होगी। हलाला को लेकर पहले भी कई बार बातें हो चुकी हैं, 3 तलाक में भी इसका विवरण है और इसको सख्ती से सरकार ने रोका भी है, रोकने की कोशिश भी की है। लड़कियों को विरासत में लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा। ये मुझे लगता है कि अभी भी अगर आप जाएं, जमीन अगर पैतृक जमीन है तो उसमें लड़कों के साथ अब लड़कियों का नाम भी दर्ज होने लगा है। और ये हाल में नहीं, ये काफी दिनों से चल रहा है, ये पहले से हो रहा है। अब वो कह रहे हैं बराबर का हिस्सा मिलेगा। बराबर के हिस्सेदार मुझे लगता है कि जो ग्राम रजिस्टर होता है या परिवार रजिस्टर जो गांवों में बनता है जमीन को लेकर, पैतृक जमीन या संपत्ति को लेकर परिवार रजिस्टर, तो परिवार रजिस्टर में लड़कियों का नाम भी दर्ज हो रहा है और वो उनको बराबर का भागीदार माना जा रहा है। ये पहले से चल रहा है, इसमें कुछ और तब्दीलियां करके इसे और प्रभावी बनाने की योजना है। अब लिव इन रिलेशनशिप को पंजीकृत कराना होगा, रजिस्टर्ड कराना होगा, जिसमें आधार कार्ड अनिवार्य होगा और 18 से 21 साल के बीच के जोड़ों को माता पिता से सहमति पत्र लेना होगा। ये थोड़ा मुश्किल काम है। ये थोड़ा मुश्किल काम है कि माता पिता अगर किसी अपने बच्चे को लिव इन रिलेशनशिप में रहने की सहमति, मुझे लगता है बहुत ही कम होंगे लोग जो ऐसा करेंगे। तो ये भी एक तरीके से लिव इन रिलेशनशिप पर एक तरीके से रोक ही कही है इसको इस कानून में। समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट में अनुसूचित जाति, जनजाति, ट्रांसजेंडर, धार्मिक मामले, पूजा पद्धति, परंपराओं से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये भी स्पष्ट कर दिया गया जो सबसे सेंसिटिव मसले हैं, पूजा पद्धति है, धार्मिक मान्यताएं हैं, इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। वो चाहे ट्रांसजेंडर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि पति की मृत्यु पर पत्नी ने अगर दोबारा शादी की है तो पति का जो मुआवजा उसे मिलेगा उसमें माता पिता का हक होने का प्रस्ताव भी इस बिल में रखा गया है। बहुत बढ़िया बात है, मैं इसका समर्थक हूं कि अगर मान लीजिए पति की मृत्यु के बाद कोई लड़की दोबारा शादी कर लेती, वो भी अच्छी बात है, करना चाहिए भाई, जीवन आगे का चलेगा। लेकिन फिर माता पिता का क्या होगा? सारी संपत्ति पर वो
अधिकार लेने के बाद माता पिता दर दर की ठोकरें खाते हैं, उनका भी अधिकार होगा या उनको भी उसमें हिस्सा मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है। पत्नी की मृत्यु होने पर उसके माँ बाप की जिम्मेदारी पति पर होगी, ये भी बहुत अहम मुद्दा है कि दोनों पक्षों को ध्यान में रखा गया है कि अगर पत्नी की मृत्यु हो जाए और वो उसके माँ बाप जो अपनी लड़की पर ही निर्भर हैं या उनका कोई देखरेख करने वाला नहीं है, तो पति को उनकी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, वो देखना पड़ेगा। पति पत्नी के बीच विवाद हुआ तो बच्चों की कस्टडी दादा दादी को देने का प्रस्ताव भी यूसीसी विधेयक में रखा गया है। मतलब कुल मिला के सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखा गया है, बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। बहुत सारे जिन चीज़ों को लेकर हमारे बुजुर्ग तमाम समस्याएं उठाते रहते हैं, तो उनको लेकर इस ड्राफ्ट में कहा गया है। इसमें मुझे लगता कि आपत्तिजनक क्या है ये तो आपत्ति करने वाले ही बताएंगे, लेकिन मोटे तौर पर इसमें कोई इस तरह का आपत्तिजनक मसला नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल यही हो रहा है कि भाई इसमें केवल मुसलमानों को क्यों इसके दायरे में रखा गया, बाकी जो आदिवासी हैं या अन्य जो जनजाति हैं उनको क्यों नहीं रखा गया है, ये सवाल उठ रहे हैं। मोटे तौर पर अगर इसको प्रारंभिक तौर पर देखा जाए तो इसमें कोई बहुत सारी बुराइयां नज़र नहीं आती हैं। इसमें कुछ बयान आपको हम सुना देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक पुराना बयान है और उस पर एक रिएक्शन है ओवैसी साहब का, वो जरा सुन लीजिए। हमारे घोषणा पत्र के अंदर हमने कॉमन सिविल कोड का वादा किया है। भारतीय जनता पार्टी बनते ही, सरकार बनते ही कॉमन सिविल कोड पूरे हिमाचल में लागू पड़ जाएगा। यूसीसी सर, इस यूसीसी का फॉर्मूला क्या है? एक मुल्क में एक मजहब, एक कल्चर, एक जबान। ये तो डिक्टेटरों का फॉर्मूला है। भारत एक गुलदस्ता है, भारत एक मोजाइक है। ओवैसी साहब कह रहे हैं ये डिक्टेटरों का फार्मूला है, एक संविधान, एक निशान। कह रहे भारत गुलदस्ता है, भांति भांति के लोग रहते हैं, धर्म, मत, पंथ, मजहब को मानने वाले लोग हैं यहाँ पर। भारत गुलदस्ता है, गुलदस्ते से छेड़छाड़ की जा रही है। ये एक्शन और रिएक्शन है। ताजा 3 बयान केशव प्रसाद मौर्य का जो ट्वीट जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कब ये आएगा। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता विधायक मनोज पांडे, ये 3 रिएक्शन सुनिए आप। गृह मंत्री जी ने जो कहा है, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, वह ऐसी बात कही है जो इस देश की जरूरत है। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूँ सोचने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम बढ़ाए, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, देश के अन्य राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार है वहां भी, और जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। दूसरी राज्य सरकार है और वो अपने यहाँ बहुमत में है। अगर वो कुछ ला रहे तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में विभिन्न जात, वर्ग और धर्म के लोग रहते हैं। राज्य की किसी भी सरकारों को और देश की सरकार को पहली कोशिश ये होना चाहिए कि भारत एक रहे, भारत में एकता रहे, समभाव रहे और किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। यदि ऐसा कोई सरकार नहीं करती है तो कहीं न कहीं इससे देश कमजोर होगा। दुर्भाग्यपूर्ण है जो कानून संघ सरकार को बनाना है, जिसकी लोकसभा में बातचीत होनी है, उसको भारतीय जनता पार्टी अपने सांप्रदायिक एजेंडे के तहत राज्य दर राज्य जहां पर वो सरकार में है, वो उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही है जो राज्य सरकार का प्रोवोकेटिव ही नहीं है। चुनाव आते ही भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक एजेंडे पर लग जाती है, विषयांतर करने पर लग जाती है और देश के मुख्य मुद्दों से, भय से, भूख से, भ्रष्टाचार से, महंगाई से, अग्निवीर से, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके के कृत्य केंद्र सरकार स्वयं भी करती है और अपनी राज्य सरकारों से।
कांग्रेस कह रही है कि भाई ये मसला ही राज्य सरकारों का नहीं, तो केंद्र से कानून बनना चाहिए। अगर ऐसा वो चाहते हैं तो केंद्र में कानून लाएं, चर्चा कराएं, बनाएं कानून। राज्य सरकारों से मसला नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इनका सांप्रदायिक एजेंडा है। चुनाव आते ही ये जो मूल विषय हैं उनसे विषयांतर करते हैं और फिर इस तरह के सांप्रदायिक एजेंडे लागू करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य का जो आज का ये एक्स पर पोस्ट है, वो कह रहे हैं कि सही समय, भाजपा के वैचारिक मुद्दों में एक है यूसीसी। वो कह रहे हैं वैचारिक मुद्दा है हमारा, इसको तो होना ही चाहिए। सही समय पर यूपी में भी यूसीसी आएगा। वो कह रहे हैं कि सही समय की बात कर रहे हैं, वो सही समय कब है ये पता ही नहीं। आने वाला समय बताएगा कि वो कब सही समय आता है, अगर जल्दी आता है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो कह रहे हैं कि 370 हटाया है, मंदिर बनाया है, यूसीसी भी लेकर आएंगे। जो वैचारिक मुद्दे हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य के इस एक्स पर पोस्ट के बाद उत्तर प्रदेश में भी राजनीति गर्मा गई है। यहाँ भी चूंकि 80 लोकसभा सीटें हैं, ये कहा जा रहा है कि यहाँ भी बीजेपी शीघ्र ही यहाँ की सरकार यूसीसी ला सकती है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं। शुक्ला जी, बहुत स्वागत, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। गिरधर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। राजेंद्र चौधरी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारे मेहमान और भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। अकील खान साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। अभी वो आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगे, अभी स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन जुड़ गए हैं। के शुक्ला जी से मैं शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की। शुक्ला जी, कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन आपने सुना ही होगा और हमारे प्रवक्ता भी अभी साथ बैठे हुए हैं, उनको भी मौका दूंगा, वो भी बोलेंगे। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो विषय केंद्र का है, केंद्र को अगर कोई कानून बनाना था तो लोकसभा में लाते, राज्यसभा में लाते, बनाते जैसे आप बना रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं। राज्य सरकारों से, जहाँ जहाँ आपकी राज्य सरकारें इस तरीके की जो पहल करके आप लोगों का ये चुनाव आते ही जो मूल मुद्दों से विषय जो है, मूल मुद्दा जो विषय होना चाहिए उससे भटकाते हैं आप लोग और इस तरह की चीज़ें लाते हैं, तो इससे मूल मुद्दों से भटकाव होता है। जबकि वास्तव में ये मुद्दा राज्यों का है ही नहीं। शुक्ला जी। जी देखिए, आपत्तियां किसी भी तरह की हो सकती हैं और कांग्रेस के लोग इसी तरह की आपत्तियां करते रहें और हमारे लिए वो मार्ग प्रशस्त करते रहें। जहां तक आपका ये प्रश्न है कि राज्यों का ये विषय नहीं है, केंद्र का विषय है, बहुत से ऐसे कानून हैं साउथ में कि एक राज्य का मैं नाम अभी नहीं लेना चाहता, जहां मुस्लिम वर्ग को आरक्षण देने के कारण जो संवैधानिक बाध्यता है कि 50% से ज्यादा आरक्षण न हो, वो वहां बढ़ के 60% हो गया है। जबकि ये केंद्र सरकार का वो है कि किसको आरक्षण देगा, किसको नहीं देगा, लेकिन राज्य सरकार ने अपना कानून बनाया है। इसी तरह से अगर राज्य सरकार किसी तरह के कानून बना रही है समान नागरिक संहिता के लेकर के और किसी को कोई आपत्ति है तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, कोर्ट में जाइए और कहिए सर तो गैर संवैधानिक, इनको अधिकार नहीं है। कोई भी सरकार इतनी मूर्ख नहीं होगी कि वो अपने अधिकारों का अतिक्रमण करके कानून बना देगी। निश्चित रूप से राज्य सरकार इस तरह के कानून बना सकती है, अपने सीमा के अंदर बना सकती है। और मैं लोगों से कि इस विषय पर आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से जनसंघ काल से लेकर जो भी प्रस्ताव रखे हैं, जो भी अपना एजेंडा तय किया है, उस एजेंडे में कभी कोई फेरबदल आज तक नहीं हुआ है। हमने धारा 370 समाप्त करें, जनसंघ काल में कहा गया, आज तक वो लागू है, उसको हमने खत्म करके माना। राम मंदिर निर्माण तो 1984 में पालमपुर में हमने पास किया कि हम इसमें विश्व हिंदू परिषद को पूरा सहयोग करेंगे और राम मंदिर निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़े और उसको पूर्णता प्रदान की। समान नागरिक संहिता भी जनसंघ काल से हमारे एजेंडे में शामिल है।
आज नहीं तो कल समय अनुसार ये एजेंडा भी निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। हम उन राजनीतिक दलों में नहीं है जो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं और हमेशा अपने स्टैंड को बदल देते हैं। जनसंघ काल से जो एजेंडा तय हुआ है वो आज तक लागू है। जब हमको मौका मिला हमने उसको लागू किया। ठीक बात है। उत्तर प्रदेश में भी बात हो रही है। मौर्य जी जो डिप्टी सीएम है वो कह रहे हैं कि भाई सही समय पर यहाँ भी लाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में भी कब तक ये आप लोगों की कोई तैयारी है लाने की, क्या योजना है? जब समय आएगा तो आपको मालूम हो जाएगा। ये तो हम हर राज्य सरकार अपने राज्य की सुविधा के अनुसार इस तरह के कानून बना सकती है। कई चीजें हैं जो हमारे राज्य में लागू होती हैं, दूसरे राज्य में नहीं लागू होती। कई चीजें हैं जो दूसरे राज्य में लागू है वो हमारे यहाँ नहीं होती। हम अपने राज्य में अपने नागरिकों के लिए एक नागरिक संहिता लागू कर दे रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है केंद्र स्तर पर भी इस योजना को लागू कर दिया जाए। लेकिन इसमें ये किसी का विरोध नहीं है। जो अभी हमारे कई जो कांग्रेस के प्रवक्ता वगैरह बोलेंगे वो यही बोलेंगे, और अभी कोई बोल भी रहे थे कि साहब ये मुस्लिम विरोधी है। मुस्लिम विरोधी कैसे हो सकता है? तो सबको एक सूत्र में बांधने का प्रयास है। हम सबको एकता बढ़ेगी, ठीक बात आपस में भाईचारा बढ़ेगा। अभी अलगाव की भावना है कि हमारे लिए दूसरे कानून है, उनके लिए दूसरे कानून। ठीक बात है, ठीक विश्व बात में है। कोई ऐसा देश बता दीजिए ठीक है जहां अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बात बहुत वाजिब है। राजेंद्र चौधरी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूँ। के शुक्ला जी कह रहे हैं कि भाई जो जो हमने कहा जनसंघ के समय से जो एजेंडा है, हम बात बात पे एजेंडे नहीं बदलते। विचारधारा जो है उनकी वो है, जो काम कहा वो करके दिखाया। राम मंदिर कहा, बनाया। जो भी 370 का मसला था उसको हल किया। यूसीसी, एक देश एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान, एक नियम, एक कानून, इसकी भाजपा जनसंघ के जमाने से हितैषी रही है। जो मौजूदा भाजपा है, पुराना जनसंघ, वो कह रहे हैं कि भाई इसमें हम कहीं पलटे नहीं हैं। और इसमें गलत क्या है? इसमें किसी का विरोध नहीं है। देश में लोग एक सूत्र में बंधेंगे, फिर दिक्कत क्या है, एतराज क्या है? राजेंद्र जी यूट्यूब खोलो। राजेंद्र चौधरी। शुक्ला जी, जी आप उत्तर प्रदेश के में निवास करते हैं या उत्तराखंड के हैं? मैं भैया उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में रहता हूँ। हाँ, इसलिए आपको उत्तराखंड के भौगोलिक, पॉलिटिकल, सामाजिक स्थितियों के बारे में जानकारी नहीं है। पहली बात। जी नहीं, ऐसा नहीं है चौहान साहब, मैं उत्तराखंड में कई बार जा चुका हूँ और काफी जगह घूमा हुआ हूँ। मुझे वहां की और देखिए राजेंद्र जी, ये पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। शुक्ला जी बहुत पुराने नेता हैं और ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। तो ऐसा नहीं कि डेमोग्राफिकल कोई बहुत चेंज आ गया हो वहां पर। अभिन्न मित्र हैं। हाँ चलो, वहां के मुख्यमंत्री हमारे आवास में रहते थे जब लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। अभी मेरी सुन लो महाराज। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, वो सुन रहे हैं, बोलिए। चौहान साहब जी, उत्तराखंड के सामने अभी 2-3 मसले हैं। पहला मसला है, स्टेट सब्जेक्ट है, मूल निवास प्रमाण पत्र। उत्तराखंड राज्य में निवास करने वाले लोगों को 2 तरह के डोमिसाइल मिलते हैं। एक मूल निवास प्रमाण पत्र, एक स्थायी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। क्या इस यूसीसी के बाद सबको मूल निवास मिलेगा? नंबर 1। नंबर 2, उत्तराखंड में लगभग 5% शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, भोटियां हैं और कई लोग हैं, हमारे यहाँ जौनसार में है। क्या वो इस कानून के तहत आएंगे? नंबर 3, क्या उत्तराखंड का यूसीसी पूरे देश में लागू होगा? चौहान साहब, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर आप महिलाओं को अधिकार देना चाहते हैं तो उन्हें समान अधिकार। लूडो खेलकर भी आप भर भर के जीत सकते हो। खेलो ज़ूपी लूडो। आप उन्हें शिक्षित करें, आप उन्हें तनख्वाह बराबर दें, आप उन्हें अवसर बराबर दें। आप जो है, अब ये लिव इन रिलेशन क्या सनातन के हिसाब से सही है? सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर चला लिव इन रिलेशन का।
सुप्रीम कोर्ट ने उसे जायज कर दिया। दोनों लोग जो लिव इन में थे दोनों मैरिड थे ऑलरेडी। अब ये अनमैरिड का है कि इसमें जो है अनमैरिड ही लिव इन में रह सकते हैं। तीसरी चीज क्या है कि जो मुस्लिम समाज की मैं बात करूंगा, क्योंकि भाजपा का जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान पे है, सिख पे नहीं है, ईसाई पे नहीं है, जैन पे नहीं है, बौद्ध पे नहीं है। चौहान साहब, इस्लाम में पहले से ही लड़कियों को भूमि में अधिकार दिया जाता रहा है 1/7। मैंने जिक्र किया है, वो मैंने जिक्र किया है। मैंने भी अपनी जो वरासत का जो परिवार रजिस्टर है, हमने अपनी बेटी का नाम लिखा है उसमें, इसलिए मैंने जिक्र किया है। चौहान साहब, उस समय तक, जब तक अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया, उस समय तक हिंदुओं की बेटियों को अधिकार नहीं था। तो मेरा कहना यह है कि ये कानून अभी उत्तराखंड की जो प्राथमिकताएं हैं उसमें इस कानून के बजाय जरूरत है हमारा कर्ज कैसे कम हो, हमारे यहाँ रोजगार कैसे बढ़े, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कैसा है, हमारा किसान खुशहाल कैसा हो, उत्तराखंड का पलायन। राजेंद्र जी, फिर एजेंडे का क्या होगा? जो उन्होंने कहा है, जो जनसंघ के जमाने से कहते आ रहे हैं, उस एजेंडे का क्या करेंगे? अब प्रचंड बहुमत के बाद क्या इंतजार करेंगे कि वो आपकी स्थिति में आ जाए तब पूरा करेंगे क्या उसको? जी चौहान साहब, आप अभी कह रहे थे कि भाजपा ने कहा हम जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ, भाजपा कह रही सुई की नोक बराबर भी कोई रोल राम मंदिर के निर्माण में नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, मंदिर बन रहा है। हाँ, इनके लोगों ने वहां माल खाया। एक सुबह को 2 करोड़ की जमीन खरीदी और दोपहर में जो है राम मंदिर के नाम 20 करोड़ के बनावे कर दिए। वो काम तो इन्होंने किया। मंदिर निर्माण में इनका कोई रोल ही नहीं है सिवाय पॉलिटिकल गेन लेने नहीं। राजेंद्र जी चौहान साहब, उत्तराखंड की जो वर्तमान सरकार है उसके खाते में कोई क्रेडिट नहीं है। वो ये नहीं कह सकती कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। अब यूसीसी के साथ में उत्तराखंड की जो सरकार है वो जाएगी लोकसभा चुनाव में कि हम यूसीसी ले आए, हम यूसीसी ले आए। अरे साहब, हमारे यहाँ अंकिता भंडारी जैसा विभत्स कांड हुआ जिसमें भाजपा के लोग शामिल थे। बागेश्वर में एक बेटी के साथ भाजपा के पदाधिकारियों ने बलात्कार किया, उस पर नहीं बोलेंगे शुक्ला जी? उत्तराखंड में जो हिंदू बहुल्य क्षेत्र है, उत्तराखंड 90% हिंदू है यहाँ पे। जब हिंदू महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है, आप मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। नहीं, हम इसको केवल, राजेंद्र जी, मैं केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं है। उत्तराखंड की चर्चा हम लोग कर ही रहे हैं, लगातार सुबह से कर रहे हैं, लगातार डिबेट्स भी हम लोग कर रहे हैं। हमने उत्तराखंड के जो ड्राफ्ट है जो रखा गया विधानसभा में, उसको नज़ीर मानकर हम पूरे देश को देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में तैयारी है, महाराष्ट्र में मांग आ गई, देश में किस तरीके से तैयारी है और इसके इम्पैक्ट क्या है। जो मोटे मोटे तौर पर दिख रहा है कि भाई अगर किसी माता पिता की देख रेख करना क्या कोई ख़राब बात नहीं है। जैसा भी हमने बताया आपको कि भाई अगर बच्चे किसी के बेटे की मृत्यु के बाद अगर बहू कोई दूसरी शादी कर लेती है, उस संपत्ति का उस पर अधिकार हो जाता है। माँ बाप दर दर मारे मारे फिरते हैं। अगर उनके लिए कोई कानून बन गया तो उसमें दिक्कत क्या है? सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन वास्तव में इसे राजनीतिक रूप से या तो इसे प्रचारित किया जा रहा कि ये राजनीतिक हथियार बीजेपी का है, या राजनीतिक रूप से इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये 2 बड़े अहम बिंदु हैं। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो चर्चा जारी रहेगी। 24 की तैयारी, यूपी में भी यूसीसी की बारी। यूपी 80 लोकसभा सीटें, उत्तराखंड में विधानसभा के पटल पर ये यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार ने रख दिया है, पास भी हो जाएगा। बहुत सारी मोटे मोटे तौर पर जो सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है, वो कह रही कि भाई इसमें जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको शामिल क्यों नहीं किया गया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट का एक हवाला दे रहे हैं कि उसमें लिव इन रिलेशनशिप मैरिड लोग भी रह सकते हैं, लेकिन इसमें केवल अनमैरिड को वो करेंगे। बहुत सारे पेच हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कांग्रेस सीधे सीधे कह रही कि बीजेपी का चुनावी जो मसला है, चुनावी फ़ायदा चूँकि इनके पास कुछ है नहीं उत्तराखंड में दिखाने के लिए, और अब आगे भी देश में भी जो मूल मुद्दों को एड्रेस करते नहीं हैं, इसलिए ये इसी तरह यूसीसी और जो धार्मिक या सेंसिटिव मसले हैं उनको उठाते हैं। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर अकील खान साहब भी लगातार जुड़े हुए हैं। अकील खान साहब की तरफ रुख करते हैं। अकील खान साहब, को ऐतराज़ के कौन से बिंदु हैं, क्या दिक्कत है? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जैसा कि अभी शुक्ला जी ने कहा
कि भाई उनकी पार्टी और उनकी सरकारें जो कुछ कहा है उनके नेतृत्व ने वो अपने एजेंडे से नहीं बदले। 370 भी हटाई, राम मंदिर भी बनवाया और अब यूसीसी भी पूरे देश में वो लागू करेंगे धीरे धीरे करके, वो राज्यों के जरिए या केंद्र के जरिए एक मुश्त। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? जो मोटे मोटे तौर पर हम देख रहे हैं तो वो चीज़ें वो कह रहे हैं कि भाई अनुसूचित जात, जनजात, ट्रांसजेंडर, इनके धार्मिक मामलों, पूजा पद्धति, परंपराओं में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो फिर दिक्कत कहाँ है? छेड़छाड़ की आशंका आपको कहाँ है अकील खान साहब? देखिए, मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ में बात कह सकता हूं। बोलिए। कि इनके लिए दिक्कत एक नहीं है। अगर एक हो तो एक का नजीर वहां पर बता दिया जाए। उसमें एक राहत इंदौरी साहब का शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये सिर्फ इनका, क्योंकि अभी चर्चा हो रही राम मंदिर पे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या नेताओं ने या भारतीय जनता पार्टी ने कोई मंदिर नहीं बना दिया है। मंदिर बना है माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। इन्होंने वहां पर कमाने खाने का जरिया और मलाई खाई है। इस वजह से आज भारतीय जनता पार्टी के पास में ना तो कोई बात होगी विकास की, ना होगी रोजगार की, ना होगी किसान की। तो अब किसी भी सूरत में 2024 का चुनाव आ रहा है, इसमें हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान की बात करी जाएगी। अरे भाई, ये हिंदुस्तान 140 करोड़ देशवासियों का देश है। यहाँ पर जिसको जो मानना है, जिस धर्म को जिसको मानना है, वो अपने मानता चला आ रहा है। लेकिन समस्याएं यहाँ पर इसी तरीके खड़ी की जाती हैं कि ये कहीं पर यूसीसी ले आएंगे। अरे भाई, यूसीसी लाने के लिए कौन मना करा? आप कोई वादा करते हो तो उस वादे पे आप खरे कहां उतरते हो? तो जो आपको मुसलमानों में नफरत फैलाने का जो जहर घोलने काम करते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई दूसरी चीज नहीं है। अभी बात हो रही 370 की, ठीक है 370। यूसीसी में एतराज बताइए अकील साहब, यूसीसी में क्या एतराज वो बताइए। बहुत सारी तो बातें हैं, 370 में कुछ हो नहीं सकता, राम मंदिर बनकर खड़ा हो गया, उसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यूसीसी वो ला रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है, एतराज के बिंदु क्या है, वो बताइए। भाई एक बात आप ये बता दीजिए, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मंदिर वहां पर बनेगा। देश का एक भी मुसलमान अगर वहां पर विरोध किया हो तो आप बता दीजिए। आपके चैनल पे, आपका बड़ा चैनल है, मैं मानता हूं, लेकिन इन चीजों को आप बताइए कहां पर अगर हम मुखालफत करेंगे भी तो हम इनका क्या कर लेंगे? क्योंकि ये तो मनमानी घर जाने पे उतारू है। भाई यही कानून, मैं तो कहता हूं देश के अंदर राम राज्य कब लागू होगा? जहां पर एक एक इंसान के साथ में इंसाफ हो। लागू हो तो रहा है, लागू हो रहा है। कल उत्तर प्रदेश में राम बजट प्रस्तुत हो गया, यूसीसी आ रहा, ऐसे तो आएगा राम राज्य, यही आएगा। और राम राज्य क्या है? राम राज्य में कोई भी एक इंसान किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसके साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। तो कहां नाइंसाफी कर रहे हैं अकील साहब? नाइंसाफी कहां कर रहे हैं? वो रही देश के अंदर इतनी बुरी तरीके से बदले की भावना से, वहीं पर जिस तरीके से मुसलमानों के साथ बदले की भावना से कार्रवाई की जाती है, यूसीसी पर आपका कोई इतराज है क्या? मेरा मूल प्रश्न बिल्कुल इतराज है। क्या है यूसीसी पे इतराज के बिंदु क्या है अकील साहब? नहीं, एतराज मुझे ये कि जहां पर ये कह रहे हैं कि इद्दत के दिन, अरे मुसलमान में जो शरीयत और कानून है, मुसलमान जो इस्लाम में जो कानून है, शरीयत है, हम उसको मानेंगे। ये कानून जो इन्हें लाना है वो अपना लिया जाके, मैं इनके कानून का जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन जो मेरा इस्लाम कहता है, संविधान के दायरे में रह करके मैं विरोध करूंगा। संवैधानिक अधिकार मुझे है। नहीं, वही तो वो कह रहे हैं कि भाई इस देश में एक कानून चलेगा, ये नहीं शरिया का कानून अलग नहीं चलेगा, किसी और धर्म का कानून अलग नहीं चलेगा, भारत के संविधान का जो कानून वो चलेगा, वो कह रहे हैं। मैं भी तो आपके चैनल पे यही कह रहा हूं कि देश संविधान से चलेगा, आस्था से नहीं चलेगा। तो संविधान में कहाँ जिक्र है कि आप कुल मिला के अलग शरई अदालतें लगाएं, अलग काम करें? कहाँ है ये?
संविधान ने हमें अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार दिया है। हाँ ठीक है, धर्म को मानने का अधिकार दिया, तो वो भी कह रहे हैं कि हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। नमाज पढ़नी है, जकात देनी, जो करना वो मुझे। हाँ करिए, दिक्कत क्या है, करिए। इस्लाम इजाजत देती है जी। इन सब चीजों को लेकर के जिस तरीके के बदले की भावना से कार्रवाई की जाती है। अभी कल एक मौलाना सलमान मदारी साहब ने कौन सा गलत बयानबाजी कर दिया था, किस तरीके से चैनल चला रहे थे, उनको बिल्कुल कहां कहां से जोड़ा जा रहा था। तो इस तरीके के जब नाइंसाफी होगी तो फिर बोलना पड़ेगा, हमारे सामने मजबूरी होगी। आप न्याय करिए, इंसाफ करिए, जो भी केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो। अगर अमन पसंद लोग हम हैं, जितना आपका हिंदुस्तान है उतना मेरा है, लेकिन मैं भी दूसरी आबादी हूं। लेकिन मेरे साथ जब अन्याय होगा, इंसाफ नहीं होगा, जब अदालतें हमारे साथ इंसाफ नहीं करेंगी, तो फिर हम कहां जाएंगे? कहीं ना कहीं तो जाएंगे। नहीं, अदालतें तो इंसाफ कर ही रही हैं इस देश में। अदालतों पर तो सभी का उम्मीदें टिकी हुई हैं। अदालतों में कहां दिक्कत है किसको भाई? अदालतों से दिक्कत ये हो गई है कि एक दिन रह जाता जज साहब का जजमेंट रिटायरमेंट होने पे, एक दिन पहले ज्ञान व्यापी मस्जिद पे फैसला दे दिया जाता कि जाइए पूजा करिए, जबकि एक सप्ताह का समय था। चलिए, वो ज्ञान व्यापी पर कभी और चर्चा हम लोग कर लेंगे। महत्वपूर्ण मसला है यूसीसी पर कोई ठोस एतराज आप बता नहीं पा रहे हैं, केवल ये कह रहे हैं कि आपका उत्पीड़न हो रहा है, बहुत सारे मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। शुक्ला जी, नहीं, एक बात कहना चाहता हूं। बोलिए बोलिए। अखिल साहब जरा शुक्ला जी को मौका दीजिए, बोलिए शुक्ला जी। अभी हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर साहब बोल रहे थे जी, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। हंसिए। हम समान नागरिक संहिता, सभी के लिए एक कानून, उसमें हम ये नहीं कह रहे कि हिंदुओं के लिए हिंदू कानून सबके ऊपर थोप देंगे या मुस्लिम कानून सब पर थोप देंगे। हम सबके लिए एक कानून ला रहे हैं जो मुस्लिम पर भी लागू होगा, ईसाइयों पर भी लागू होगा, सिख पे भी लागू होगा, हिंदुओं पर भी लागू होगा। ठीक बात है। अभी वो प्रस्ताव केवल विधानसभा में रखा गया उत्तरांचल के, उत्तराखंड के। अरे भाई, आपको कोई आपत्ति है तो आप अपने लोगों के द्वारा वहां उसको संशोधित कराइए, वहां अपनी बात रखिए। इसमें मुस्लिम विरोध की जो बात आ रही है वो बार बार कर रहे हैं। मैं तो सबको एक सूत्र में बांध के रखना चाहता हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई। तो नहीं हुआ। अगर अब हम उनको आपस में भाई भाई बना रहे हैं, ये उनसे दूरी बनाना चाहते हैं कि हमारे लिए अलग कानून हो। भाई अकील साहब शुक्ला जी कह रहे हैं कि वो सबको एक सूत्र में बांध रहे हैं, आप लोग अलग अलग, कोई अलग कानून चला रहे हैं, कोई अलग चीजों को करें, कैसे चलेगा भाई? यही कह रहा हूँ कि जो भारत के अंदर संविधान है, संविधान के तहत सबको अधिकार तो संविधान के अंतर्गत ही कानून बनाए जा रहे हैं। कौन सा कानून संविधान के इतर बन सकता है हिंदुस्तान में? राम मनोहर गलती करेंगे, उनको सजा नहीं होगी। दिक्कत तो यही खड़ी होती है। हाँ बोलिए राजेंद्र जी बोलिए, भी मैं गिरधर जी के पास जाऊं, काफी देर से बैठे हुए हैं। राजेंद्र जी। शुक्ला जी, आप मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। हिंदुस्तान में जो मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट, वो कॉन्स्टिट्यूशन की परिधि के अंदर है, जिसका पालन ये मुसलमान करते हैं। वरना 302 में इनके लिए भी वही सजा है और मेरे लिए भी वही सजा है। आप बताइए माननीय स्कॉलर महोदय, ये अरे स्कॉलर महोदय, अरे दूसरी ये बताइए, ये हिंदुओं के लिए अलग मैरिज एक्ट और मुस्लिम के लिए अलग मैरिज एक्ट क्यों लागू किया जाए? एक मैरिज एक्ट क्यों नहीं लागू होना चाहिए? एक मैरिज एक्ट क्यों नहीं होना चाहिए? हम अलग अलग मैरिज एक्ट क्यों लागू करें? तौर तरीके पर यही अलगाव की भावना है जो कांग्रेस ने आपको बो रखी है। बिल्कुल लूंगा, मैं निकाह करूंगा। कांग्रेस ने जो अलगाव की भावना बो रखी है उसको समाप्त करके, नहीं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता ही हैं शुक्ला जी। और आप सब लोगों को एक सूत्र में बांधेंगे। अब एक साथ बोलेंगे तो सुनाई नहीं पड़ेगा किसी को। मैं सभी को रोक रहा हूं, गिरधर शर्मा के पास जा रहा हूं। गिरधर शर्मा, कुल मिलाकर मनसा क्या राजनीतिक है? क्या मनसा राजनीति इसमें नजर आती है क्या? क्योंकि ये पहले भी उत्तराखंड की विधानसभा में हो सकता था, लेकिन अब बस कम से 60-70 दिन बचे हैं इलेक्शन के, उत्तर प्रदेश में भी, देश के अन्य भागों में भी। तो राजनीति अगर कोई देख रहा है तो बुराई क्या है, गलत क्या है इसमें? जी, मैं गिरधर शर्मा से सवाल कर रहा हूं। देखिए, मैं सभी पैनलिस्ट की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था और सबने अपनी अपनी बात कही जो उनके मन में थी, लेकिन मेरे ख्याल से तो अभी यूसीसी कानून किसी ने पढ़ा ही नहीं।
और ना जो उसके प्रावधान है ना किसी ने बहुत अभी ध्यान से पढ़े और ना अभी ओपन हुए हो, ज्यादा अभी बहस चल रही है। इवन कांग्रेस के विधायकों ने आज कहा है कि हमने भी नहीं पढ़ा, हमें भी एक दिन के लिए बहस का पढ़ने का समय दीजिए, तब हम इसके बारे में कुछ बताएंगे, इसके बारे में हाँ या ना। जब अभी पूरा कानून पढ़ा ही नहीं और बिना बात की ये मुस्लिम के खिलाफ है, ये उसके खिलाफ है, इस बात पे पढ़ने के बाद जब अभी ये प्रयोग के तौर पर यहाँ उत्तराखंड में है, उसके बाद जब भारत देश में लागू होगा तो बड़े बड़े लोगों से इसमें राय ली जाएगी, है ना। ये अभी कुछ नेताओं के भड़काऊ भाषण से दोनों तरफ के लिए कह रहा हूं कि ये कह देना कि ये मुस्लिम के पक्ष में है, मुस्लिम के खिलाफ है, हिंदू के पक्ष में है, इस बात पे बहुत ज्यादा बहस और बहुत ज्यादा तार्किक बात अभी नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो उनके मन में शक है, जब वो कानून बाहर अभी तो बहस चल रही है, अभी एक दिन का और टाइम है। अब मुझे लगता है उत्तराखंड में चूंकि बीजेपी का अपना पूरा एजेंडा सेट है, वो उसको पास भी कर लेंगे क्योंकि उन पे पूरा अपना विधायक उनके ज्यादा हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसमें कुछ बातें जो हैं बहुत अच्छी हैं, जैसे आपने शुरू में कही ट्रिपल तलाक, अगर ये बहुत खराब कानून है तो अगर ये अच्छा काम नहीं है तो बताएं। मुझे तो अच्छा लगता है ट्रिपल तलाक पे अगर देश में कानून आया। और जो भी कानून बनता है देश में चाहे प्रदेश में, जो हमारे देश का मूल कानून है उसके अंतर्गत ही बनता है। जो मूल कानून को कभी नहीं छेड़ा जा सकता, उसी के अंतर्गत में कुछ प्रावधान होते हैं जिनको कि कुछ इधर से उधर या अच्छे के लिए किया जाता है ना, उसमें संशोधन हो सकते हैं। लेकिन उसको ये कह देना कि बिल्कुल मुस्लिमों के खिलाफ कानून बन जाएगा, ये इस पॉइंट से मैं इत्तेफाक नहीं करता। समान, देखिए इसका शब्द का नाम ही, शब्द को समझिए, समान नागरिकता संहिता। ये समान नागरिक मतलब अगर भगवान सबको एक दृष्टि से देखते हैं, अल्लाह सबको एक दृष्टि से देखते हैं, तो कानून क्यों ना एक दृष्टि से देखे। जब अल्लाह सबको एक दृष्टि से देखते हैं, एक दृष्टि से ही उसको न्याय करते हैं, अल्लाह का जो कानून है उनसे सब न्याय होता है, ईश्वर का भी कानून, भगवान का भी कानून एक होता है, तो हम क्यों उसे अलग अलग करने की सोचते हैं मन में। तो मेरा कहना है कि इसको पढ़ लीजिए। और एक प्रश्न जो सबसे मूल प्रश्न था कि जनजातियों को क्यों बाहर रखा गया। अरे जनजाति का तो केंद्र में जो मूल कानून है उसमें पहले से ही प्रावधान है कि जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान उसमें किए गए हैं। कुछ धाराएं हैं 135 और कुछ करके हैं जिसमें कि उनको विशेष प्रावधान शुरू से है। तो उस मूल कानून को चूंकि नहीं छेड़ा जा सकता, इसलिए उसको भी इसमें समाहित किया गया है कि जो भी जनजातियां होंगी इसको इसमें नहीं छेड़ा जाएगा। बाकी के लिए बाकी पूरे जितने भी हैं, अच्छा खाली मुस्लिम की नहीं है इसमें कवर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध सब इसमें कवर होंगे। सबके लिए शादी की एक बात होगी। अच्छा, जहां तक लिविंग रिलेशन है, अगर ये बताइए माता पिता को अगर पता चल जाए कि मेरी बेटी किसके साथ रहती है और उसके तो क्या बुराई है इसमें। अगर वो चुपके से रह रही है तो वो बुरी बात है ना। अच्छी बात तो यह है कि माता पिता को पता हो, भले ही वो लिविंग रिलेशन में रह रही हो। अगर कानून ये प्रावधान करता है कि माता पिता को बताना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो क्या बुराई है इसमें। तो माता पिता को अगर कोई बात पता चल रही है, माता पिता से छुपा के कोई बात हो रही है, इन दोनों में फर्क करना चाहिए कानून को। नहीं शर्मा जी ये सोशल इंस्पेक्टरी नहीं हुई, निजता का कोई मतलब नहीं रहेगा फिर देश में। भाई मान लीजिए जो बालिग लोग हैं अपनी मर्जी से अगर रह रहे हैं वो, तो फिर निजता का क्या होगा, ये भी सवाल उठेगा। फिर अभी जैसे राजेंद्र चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2 विवाहित लोग अगर एक साथ रह रहे हैं, उनका इन्होंने हवाला दिया। अब इसमें अविवाहितों का मसला है, निजता का फिर क्या बचा है। फिर तो आप सोशल इंस्पेक्टरी कर रहे हैं। ये जो शादीशुदा वाला मामले जो है ना, ये जो लिविंग, ये तो आपको जो लिविंग रिलेशन के जो टोटल मामले उसमें 1% हो गया, 2%, 100 में से 3 जन ऐसे होंगे, बाकी तो अनमैरिड लोग ही रहते हैं लिविंग रिलेशन में आजकल। प्रथा राजेंद्र चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेंद्र चौधरी बोलिए। ये कोई बहुत ज्यादा केस शादीशुदा वाले नहीं है। मैं चौहान साहब एक बात कहना चाहूंगा जी। हमारे यहाँ उत्तराखंड में खंडूरी जी मुख्यमंत्री थे 2011 में, वो एक कानून लाए लोकपाल बिल, उन्होंने उत्तराखंड में उसे लागू करने का भी काम जोड़ दिया, जैसे अभी हमारे धामी साहब ने किया। और तमाम आम आदमी पार्टी, भाजपा, अरे साहब लोकपाल आ गया, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, लोकपाल लोकपाल लोकपाल, देश में ढिंडोरा बजाया। आज तक केंद्र ने लागू नहीं किया, दिल्ली के उस केजरीवाल ने भी लागू नहीं किया। और साहब ये भी ऐसा ही है, यूसीसी, अरे भाई आपको ये उत्तराखंड जो है स्टेट सब्जेक्ट है, यू हैव टू फर्स्ट वर्क फॉर द स्टेट प्रायोरिटीज। राज्य की प्रायोरिटीज क्या है,
राज्य की प्रायोरिटी है अनुसूचित जनजातियों का विकास, जनजातियों का विकास, पलायन को रोकना, धार्मिक राज्य है, धार्मिक टूरिज्म है, उसके बारे में नियम बनाना, या लोगों को रोजगार देना। उत्तराखंड राज्य में पिछले 7 वर्षों में दुगना कर्ज हो गया, केंद्र में 3 गुना हो गया। कर्ज कैसे कम हो, कैसे इन्वेस्टमेंट आए, ये इनकी प्रायोरिटी नहीं है। इनकी प्रायोरिटी क्या है कि इस तरह का बम फेंको कि भाई यूसीसी यूसीसी। अरे शुक्ला जी, शर्मा जी, समान अधिकार दिया था 26 जनवरी 1950 को अंबेडकर के संविधान ने, कि हिंदुस्तान की प्रत्येक बालिग महिला को राइट टू वोट का अधिकार दिया, वो गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो। जबकि अमेरिका में 1960 में दिया गया। हम 10 वर्ष अमेरिका से आगे की सोच रखते थे, और आज हम पीछे जाना चाह रहे, कहीं शरीयत पे, कहीं फलाने पे। अरे भाई, ये हमारी प्रायोरिटीज नहीं है। आज का हमारा युवा जो है, आप उससे तो पूछो चाहता क्या है। आप किसी होटल में चले जाइए, वहां अगर आप बालिग हैं, इफ यू आर मेजर, अविवाहित लोग भी जा रहे हैं, पुलिस रेड भी कर रही है, वो आधार कार्ड दिखा रहे, साहब हम तो बालिग हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उनका रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा? कौन दिखाएगा होटल में कि मेरा रजिस्ट्रेशन है, मैं होटल में आया 4 घंटे रहूंगा, 6 रहूंगा या नहीं, राजेंद्र जी वो कह रहे हैं, गिरधर शर्मा कह रहे हैं कि भाई अगर माता पिता को पता चल जाएगा, जो चिंता है वो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल में इस तरह की लिव इन में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि बच्चियों के टुकड़े करके फेंक दिए गए हैं, टुकड़े टुकड़े काटे गए हैं। तो ये भी एक चिंता है, ये चिंता है। नहीं हुई है, हजारों लोग रह रहे हैं अभी भी साथ में, और माँ बाप को पता ही नहीं है कि मेरी बेटी अगर कहीं बाहर सर्विस कर रही है, ये तो वो कार्य हो सकता है कुछ लोगों का भला हो, 100, 200, 500, 1000 का, लेकिन ये हमारे राज्य की प्राथमिकता नहीं है। हमारे राज्य में मैं कह रहा हूं कि अगर 5 की प्राथमिकता है। क्या इस कानून के बाद शर्मा जी सभी व्यक्तियों को मूल निवास प्रमाण पत्र मिलेगा? क्या इसके बाद सब हर चीज को एक दूसरे से, आप एक दूसरे से जोड़ नहीं सकते ना हर चीज। अरे गवर्नेंस में जोड़ेंगे तो फिर कहाँ जोड़ेंगे? कोई ये जूते की दुकान है कि इसमें सिर्फ जूता ही मिलेगा? अरे हर चीज थोड़ी जुड़ती है, हर चीज मिलेगा। अरे आप सरकार में हैं, इफ यू आर इन गवर्नमेंट यू हैव टू वर्क इन ऑल स्फीयर्स ऑफ द सोसाइटी। क्यों नहीं करेंगे आप? आपकी जिम्मेदारी है, संवैधानिक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। के शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत संक्षिप्त में है। ये कह रहे हैं कि भाई आपकी मंशा राजनीतिक है, बहुत सारे जो सवाल उठे हैं। गिरधर जी और राजेंद्र जी, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं और शुक्ला जी के पास जा रहा हूं। शुक्ला जी संक्षिप्त में, ज्यादा चूंकि वक्त नहीं है कार्यक्रम में मेरे पास। वो कह रहे हैं कि मंशा राजनीतिक है, आप जो मूल मुद्दे हैं, चाहे उत्तराखंड का मसला हो, चाहे अन्य राज्यों का मसला, मूल मुद्दों से भटकाने के लिए आप लोग इस तरह का काम करते हैं। जो सुनना नहीं चाहता वो तरक्की नहीं कर सकता। जो अपने घर पड़ा है उसके लिए करेंगे। सुनिए, जो सुनना नहीं हो सकता वो कुछ बोल नहीं सकता व्यक्ति। अरे कोई सुन तो लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को 50,000 लोगों से बात करिए। अरे मैं तो था वहां, प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मांग की, किसी ठीक है। राजेंद्र जी, गिरधर जी, कृपया शांत हो जाइए प्लीज 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 प्लीज। शुक्ला जी, मैं शुक्ला जी के पास आ रहा हूं, बिल्कुल आप दोनों शांत हो जाइए कृपया। शुक्ला जी, लगातार कांग्रेस पार्टी इस बात को कह रही है कि भाई आप लोगों का जो मंशा है वो, चूंकि आपने काम धाम कुछ किया नहीं, तो चुनाव में जाने के लिए आपको यूसीसी चाहिए। वो कह रहे हैं बम गिरा रहे हैं जगह जगह यूसीसी का। अनम्यूट करिए शुक्ला जी, बोलिए। हाँ बताइए। मैंने कहा कांग्रेस कह रही कि आप लोग चूंकि काम धाम आपने किया नहीं, चाहे उत्तराखंड हो चाहे अन्य जगह हो, तो आपको कोई ना कोई ऐसा स्पार्किंग वाला ज्वलनशील पदार्थ चाहिए मुद्दे के रूप में, वो आप कर रहे हैं। दुर्गेश जी, हम कांग्रेस को सेटिस्फाई करने के लिए काम नहीं करते हैं। हम स्कॉलर्स बंधु जो वहां बैठे हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए काम नहीं करते। हम भारत की जनता के सेटिस्फैक्शन के लिए काम करते हैं। देश की जनता हमारे कामों को सराहे, देश की जनता हमारी कामों को पसंद करती है। ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम बार बार चुनाव जीत रहे हैं। उत्तरांचल में भी चुनाव जीत रहे हैं। अभी जो कह रहे थे 7 साल से आपने कुछ काम नहीं किया, हमने उत्तरांचल में चुनाव जीता है और आज भी आने वाले समय में चुनाव जीतेंगे। हम आम जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, आम जनता की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, आम जनता को खुशहाल बनाने के लिए काम करते हैं। हम कांग्रेस को संतुष्ट करने के लिए काम नहीं करेंगे, हम मौलाना साहब को संतुष्ट करने के लिए काम नहीं करेंगे। हम
आपके हम यहाँ तो हम 1 राम लाख को भी युवाओं सेटिस्फाई ने करेंगे, बेरोजगारी हम के खिलाफ महबूब जो है को भी सेटिस्फाई करेंगे, आंदोलन किया, हम आपने लाठी बजा दी, क्रिश्चियन आपने को भी तो सेटिस्फाई करेंगे, हम आम जनता को सेटिस्फाई उसके लिए नहीं करेंगे। करेंगे, उसके लिए नहीं आप करेंगे। अपना बैठे हम तो यही रहिए कह रहे हैं कि मौलाना आप स्कॉलर महोदय। आपका एक अरे भैया आप सेलेक्ट स्कॉलर ठीक हैं, लेकिन है, आप ठीक है, ठीक है, ठीक है। अकील साहब अगर जुड़े हों तो एक छोटी सी टिप्पणी वो कह रहे हैं, भाई हम तो जनता को संतुष्ट कर रहे हैं और जनता हमें जिता रही है। चौहान साहब, लाखों युवाओं ने नौकरी की मांग की, उन पर लाठी बजाई। ये सज्जन कह रहे हैं कि हम अरे भैया जो है हम लाठी मारे फिर भी वोट हमें को दे रहे हैं, आपको तो दे नहीं रहे। पिछले महीने लाखों हम की लाठी संख्या मार रहे हैं में तब भी वोट हम पा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे तब अब भी वोट लीजिए हम पा रहे हैं। राजेंद्र चौधरी अरे सब बातें वो छोड़िए। कह रहे हैं हम लाठी मार रहे हैं तब भी हमको वोट दे रहे हैं, अब क्या कीजिएगा आप? एक ही आवाज आती रहती है आप लोगों की। अरे कुछ नया बोलिए, कुछ नया सोचिए। जानकारी नहीं है अजी, प्लीज। आप ग्रामोफोन की तरह बार बार एक ही धुन में बोल रहे अकील हैं। साहब जुड़े हुए, ठीक है, आ गई बात, मैं कार्यक्रम खत्म कर रहा हूँ। अकील साहब, आप जानकारी रखिए, आप अपने पास रखिए। अकील साहब, अपनी जानकारी अपने पास रखिए, आपको मुबारक हो। ठीक है, ठीक है, शुक्ला जी शांत हो जाइए और राजेंद्र जी आप भी। मुझे लगता है कि अकील साहब से एक छोटी सी टिप्पणी बहुत वाजिब है इस जगह। अकील साहब वो कह रहे हैं कि भाई हम जनता को संतुष्ट कर रहे हैं, हमें किसी को संतुष्ट करने की जरूरत नहीं, और लाठी भी मारे तब भी वोट हम ही को मिल रहा है। अकील साहब, भाई ये तो दुर्गेश भाई बहुत सही बात है कि जब सहारा ईवीएम से लेना है, ईवीएम से जीतना है, और जब आप हिमाचल में जीतते हो तो ईवीएम ठीक होती है। शुक्ला जी, अगर आपको जनता इतनी पसंद करती है तो बैलेट पेपर चुनाव करा दीजिए, दूध का दूध। अगर मोदी जी को, अरे भैया आप हिमाचल में कहां से जीत गए थे? बिल्कुल नहीं, ये स्कॉलर हैं, कांग्रेस के नेता नहीं, स्कॉलर हैं भाई। शुक्ला जी रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं आप। मनमोहन सिंह 2 बार कहां से जीत गए थे? ईवीएम से जीते थे। को बंद कराइए। अरे भैया पहले मनमोहन सिंह जब जीते थे तो ईवीएम से ही जीते थे। हो जाएगा। अभी तेलंगाना आप जीते तो ईवीएम ने ही आपको जिताया। निकल जाएगी शुक्ला जी, आपने वहाँ ईवीएम मैनेज कर ली थी। मोदी जी आपने हिमाचल में ईवीएम मैनेज कर ली। निकल जाएगी। खाली ईवीएम आपने हिमाचल में ईवीएम मैनेज कर ली, आपने तमिलनाडु, ठीक है, नाम है तेलंगाना में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गिरधर जी एक अंतिम टिप्पणी छोटी सी, कार्यक्रम खत्म करूंगा। गिरधर जी, की सरकार थी वो ईवीएम नहीं मैनेज कर पाई। आप नहीं जीतेंगे। गिरधर शर्मा, शुक्ला जी धन्यवाद, शुक्ला जी धन्यवाद, हंसी वाली राजेंद्र जी, आप लोग तो। अखिल जी आपका धन्यवाद। गिरधर शर्मा एक छोटी सी टिप्पणी। गिरधर शर्मा, जानते थे आप ईवीएम में ठिकाना फोड़ोगे। गिरधर शर्मा, जीत जाओगे तो ईवीएम बड़ी अच्छी। मुझे लगता है गिरधर शर्मा को आवाज जा नहीं रही है, आप शांत हो जाइए। अकील साहब शांत हो जाइए। गिरधर शर्मा एक अंतिम टिप्पणी छोटी सी, बस बहुत जल्दी। मैं ये कह रहा हूँ कि अरे सुनिए अकील साहब शांत हो जाइए, अब कार्यक्रम में वक्त है नहीं मेरे पास, बोलिए। जनता आपको बहुत पसंद करती है, इसीलिए आप धीरे धीरे। अरे बोल लेने दीजिए भाई। शुक्ला जी आप तो बिल्कुल शांत हो जाइए, मोर्चे लिए हुए हैं। लेके आपको ढूंढना पड़ेगा महाराज, अब हो कहाँ? बोलिए। देखिए जब उत्तराखंड के चुनाव हो रहे थे, उत्तराखंड राज्य के चुनाव की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ 2 बातें कहूंगा जल्दी से। एक तो जो उत्तराखंड, वहां जल्दी बता रहे, जो उत्तराखंड के चुनाव जब हो रहे थे तो उनके चुनावी एजेंडे में यूसीसी था, उत्तराखंड यूसीसी था। तो अगर वो उसको ला रहे हैं तो वो उनकी चुनावी एजेंडा नहीं कहा, बल्कि ये कहा जाए कि उन्होंने उसमें अपनी मांग रखी थी, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ फौजी एरिया है, हमारे यहाँ आर्मी एरिया है सारा, हमारी जो गांव में फौजी लोग हैं, उनकी जो वहां पर कई कैजुअलिटी होती रहती है, शहीद होते हैं हमारे यहाँ बहुत। क्या होता है कि जो उनकी बहुएं होती हैं, आधी से ज्यादा लड़कियों ने शादी कहीं और कर ली। अब इसमें यह प्रावधान है कि अगर लड़की शादी कर लेती है तो उसका पैसा, जो फौज का जो पैसा है वो माँ बाप को जाएगा। तो अगर ये प्रावधान इस टाइप के, ये हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं मैं, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा उत्तराखंड के लोग, माँ बाप बड़े दुखी रहते हैं इस बात से कि मेरी बहू शादी करके सारा पैसा लेके दूसरे के साथ चली गई। तो ये बहुत बड़ा प्रावधान इसमें है, तो ताकि माँ बाप को भी सुनिश्चित है। लेकिन ठीक बात है, ठीक बात है, उनका भी भविष्य ठीक रहे। बड़ी बात है जिसको लोग अभी समझ नहीं रहे हैं, ये इसको जब तक पढ़ेंगे नहीं पूरा तब तक इस पे बहस करना। भ्रांतियां हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गिरधर शर्मा, के शुक्ला, राजेंद्र चौधरी, मौलाना अकील खान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में लगातार अपना प्यार, अपनी मोहब्बत हमें देते रहे हैं। सवाल यही है कि जब तक किसी चीज़ को समझो नहीं, उस पर कोई राय बनानी नहीं चाहिए, चाहे किसी पूर्वाग्रह या दुराग्रह से कोई राय बनानी नहीं चाहिए।
हो सकता है कुछ चीज़ें खराब हों, कुछ चीज़ें मुफीद ना हों, मुखालिफ हों, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं। तो अच्छाई और बुराई का जो तराजू है उस पर रख कर देखना चाहिए। किसी भी नियम कानून सिस्टम, देश तो संविधान से ही चलेगा और कानून भी संविधान ही बनाता है, तो किसी कानून को एक झटके में खारिज करना भी ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।